हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन गाइस। तो आज हम इस पर्टिकुलर रिकॉर्डेड वीडियो में जर्नी इनसाइड द एटम का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। इसका डिटेल्ड वन शॉट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे, तो वो जरूर से देख लेना। अंडर 20 मिनट्स इस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यू हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करना। सो सबसे पहली चीज वी विल टॉक अबाउट द रूट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी कि पहले साइंटिस्ट ने क्या बोला था। मैंने आपको पहले चैप्टर्स में भी मेंशन किया था कि सबसे पहले मैटर जो है क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास, जो जगह घेर सकता है, जिसे आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। मैटर जो है इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, उसका नाम इन्होंने एटम्स दिया। इनिशियली ये पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस था कि एटम्स जो है इनडिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो आचार्य कन्नड़ा ने सजेस्ट किया, उन्होंने मैटर को एक पर्टिकुलर वर्ड से वर्ड यूज किया टू नेम इट विच इज द्रव्य। अगर आप इसको डिवाइड करोगे रिपीटेडली, एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं एटम्स, उसको आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। आचार्य कन्नड़ा का ये कहना था। उन्होंने ये पर्टिकुलर पार्टिकल्स को परमाणु का नाम दिया। इसके बाद जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे ल्यूकिपस और डेमोक्रिटस, उन्होंने भी सिमिलर थ्योरी दी है। उन्होंने ये इंडिविजिबल पार्टिकल्स का नाम बोला एटमस। ग्रीक में एटमोस का मतलब होता है इंडिविजिबल। तो इनकी ऑलमोस्ट सिमिलर थ्योरी थी कि दोनों यही कह रहे थे कि मैटर को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड होते हैं जिसे हम एटम्स कहते हैं, लेकिन एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जो कि गलत है। एटम्स को हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये इनिशियली ये थ्योरी दी गई थी। अब नेक्स्ट इसमें जो आता है आपका डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डेल्टन ने जो पॉइंट्स दिए हैं रिलेटेड टू एटॉमिक थ्योरी, सारे पॉइंटर्स जो हैं वो सही नहीं है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि मैटर जो है वो टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल से बना होता है जिसे हम कहते हैं एटम्स। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो एटम्स है ये इनडिविजिबल है। मैं आपको पढ़ाऊंगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में ही कि एटम्स को हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। और एटम्स, सारे एटम्स ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट जो हैं आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम होते हैं इन मास, size and other properties. However, atoms of different elements exhibit different properties and vary in mass and size. तो ये बोल रहे हैं atoms of a specific element जो है उनका सेम होता है मास, साइज और प्रॉपर्टी, दूसरे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट का अलग होता है। लेकिन एक चीज आती है जो कि कहलाता है आपका आइसोटोप्स। आइसोटोप्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है, ठीक है। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बोला था इन्होंने। और फर्दर मोर एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। एटम्स जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ इन फिक्स्ड होल नंबर रेशियो। अब ये फिक्स्ड होल नंबर रेशियो जो है ये बेसिकली एप्लीकेबल नहीं है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। जब आप हायर ग्रेड्स में बायोमोलिक्यूल्स ये सारी चीजें पढ़ोगे तो ये फिक्स्ड रेशियो वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज नॉट एप्लीकेबल। एटम्स को रीअरेंज, कंबाइन या सेपरेट किया जाता है इन केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ये पॉइंटर्स थे। अब जैसा कि मैंने आपको बोला ऑलरेडी कि एटम्स को फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि एक नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है। हु डिस्कवर्ड इट? जे थॉमसन। सो बेसिकली जे थॉमसन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, राइट। डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली आपका एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है ना, जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। इसे कनेक्ट किया गया है हाई वोल्टेज पावर सप्लाई पे, राइट, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई पे। सो बेसिकली जब स्विच ऑन किया गया तो ये देखा गया कि कैथोड के जो रेज हैं वो कैथोड से ट्रैवल होके एनोड की तरफ जा रहे थे। मतलब कि कैथोड रेज में स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तभी तो बेटा जैसे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये नेगेटिव है मतलब इसमें कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तभी तो वो पॉजिटिव के टुवर्ड्स जा रहा है, राइट। और ये पाया गया कि ये जो नेचर है कैथोड रेज के, इसका नाम कैथोड रेज क्यों पड़ा? क्योंकि ये कैथोड से एनोड के टुवर्ड्स जा रहा है। नेचर ऑफ कैथोड रेज जो है वो डिपेंड नहीं करता ऑन मटेरियल ऑफ कैथोड और गैस जो आपने ली है इन द कैथोड रे ट्यूब। सो बेसिकली इसका मास भी कैलकुलेट किया गया था विच वाज 9.1 into 10 to the power -31 kg, ठीक है।
ओके, सो बेसिकली जो चार्ज है, एब्सोल्यूट चार्ज है, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन का -1 लेते हैं फॉर कन्वीनियंस, ठीक है। चलिए, अब बेसिकली जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है इसमें, दैट इज द प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता है। सो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने बात करी है अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दूसरा सबएटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन्स। प्रोटॉन जो है एक पॉजिटिवली चार्ज सबएटॉमिक पार्टिकल है, जो कि डिस्कवर किया गया था भाई यूगेन गोल्डस्टिन। उन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, लेकिन उन्होंने परफोरेटेड कैथोड लिया था, मतलब एक ऐसा कैथोड जिसमें होल्स था। तो बेसिकली उन्होंने ये देखा, जब ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था, कि रेज एनोड से निकल के कैथोड की टुवर्ड्स जा रहे हैं, ठीक है। वहां पे प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था। अब प्लम पुडिंग मॉडल को समझने के लिए आप एक स्लाइस ऑफ वाटरमेलन का एग्जाम्पल ले सकते हो। सो बेसिकली उन्होंने ये बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्प्रेड है थ्रू आउट, और जो आपके वाटरमेलन में अगर आप देखोगे तो जो रेड वाला पार्ट है पूरा वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, और जो ब्लैक सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव होंगे, +20 -20, राइट। तो प्लम पुडिंग मॉडल ये कहता है, उन्होंने ये अज्यूम किया कि एटम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, राइट, और इलेक्ट्रॉन्स उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको वाटरमेलन का एग्जांपल दिया ऑलरेडी। इवन पुडिंग जो खाते हो, खीर जो आप खाते हो, राइट, तो जो राइस वाला पार्ट है वो आपका पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, उसमें रेजिन्स जो आप डालते हो या कोई भी ड्राई फ्रूट्स डालोगे वो आपका इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो सही नहीं था, राइट, क्यों सही नहीं था? उसके बाद आया था आपका रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जो कि प्लम पुडिंग मॉडल को रॉन्ग प्रूफ करता है। सो बेसिकली अर्न्स्ट रदरफोर्ड को क्रेडिट दिया जाता है फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, और ये इनका फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है। इसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में एक लेड बॉक्स लिया है, जो कि अल्फा पार्टिकल जहां से निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल होते हैं आपके डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई, जो कि गोल्ड फॉइल को हिट कर रहे हैं। अब ये पर्टिकुलर चीज जब होगा, मतलब कि अल्फा पार्टिकल्स निकल के गोल्ड फॉइल को हिट कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है ऑब्जर्वेशन को देखने के लिए यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो है वो लगाई गई है। तो अगर आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, दिस इज द फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो कि लगाई गई है। अब ये गोल्ड फॉइल यहाँ पे लिया गया है। अब गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया गया? बिकॉज उनको बहुत पतली शीट चाहिए थी, एज थिन एज पॉसिबल। ऑल्सो गोल्ड जो है वन ऑफ द मोस्ट मैलिएबल मेटल है। मैलिएबल का मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर मेटल को पीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अब बेसिकली जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्योंकि थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल तो ये बोला गया था कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में स्प्रेड है। तो उन्होंने ये देखा कि जो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट चले गए थ्रू द गोल्ड फॉइल, है ना। अल्फा पार्टिकल जैसे मैंने आपको बताया डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई होता है, डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। तो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट चले गए। कुछ फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए थे बाय स्मॉल एंगल्स, ठीक है। ऑलमोस्ट वन अल्फा पार्टिकल अमंग 20,000 अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बाउंस बैक हो गए। बाउंस बैक मतलब कि रीबाउंड हो गए नियरली बाय 180 डिग्री, ठीक है। अब उन्होंने क्या प्रपोज किया, तो उन्होंने ये बोला कि भाई जो सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, इसका मतलब है कि जो ज्यादातर जगह है, मोस्ट ऑफ एन एटम, वो एम्प्टी स्पेस है, क्योंकि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट चले गए। और पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे एटम में स्प्रेड नहीं है, वो सेंटर ऑफ एटम में प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस डेंस होता है, इसमें सारा पॉजिटिव चार्ज होता है और मास होता है एटम का, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, समवॉट लाइक जैसे कि प्लैनेट्स घूम रहे हैं सन के इर्द गिर्द। इस मॉडल को हम प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं, मतलब कि न्यूक्लियस सेंटर ऑफ एटम में प्रेजेंट है, और फॉर एग्जांपल ये मैं जो डॉट्स बना रही हूं ये इलेक्ट्रॉन्स है जो अराउंड द न्यूक्लियस घूम रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देख के लग रहा होगा कि भाई रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तो फिर सही है, प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो गलत था। लेकिन रदरफोर्ड ने कंपेयर किया अपने एटॉमिक मॉडल को टू प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, राइट।
लेकिन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल घूम रही है, राइट, इट विल लूज एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसका मतलब कि एटम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, वही लिखा है कि अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है एक्सेलरेशन में होगा, मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन में होगा अराउंड द न्यूक्लियस, रेडिएट करेगा एनर्जी, लूज करेगा एनर्जी। ठीक है, अगर एनर्जी लूज किया तो वो बेसिकली न्यूक्लियस में जाके गिर गया। अगर ऐसा होगा तो एटम कोलैप्स हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। मतलब कि ये पॉइंटर, मतलब कि ये अरेंजमेंट जो रदरफोर्ड ने बोला है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ये सही नहीं है। तो ये करेक्शन किया गया था बाय बोर, नील बोर, बोर्स एटॉमिक मॉडल। उसमें इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली नहीं घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, और जब वो घूम रहे होते हैं वो एनर्जी लूज नहीं करते, बल्कि वो फॉलो करते हैं फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स। ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स को उन्होंने नाम दिया स्टेशनरी स्टेट्स, ऑर्बिट्स या शेल्स। हर एक शेल, इन ईच शेल एन इलेक्ट्रॉन, हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन की एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, तो इसे हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। इस शेल्स को हम अलग अलग अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे कि KLMN, या फिर बाय नंबर्स n = 1 2 3 4। जो K शेल है वो फर्स्ट शेल है, L सेकेंड, M थर्ड, N फोर्थ। अब इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर सकते हैं इसी अलाउड शेल्स में, इन बिटवीन नहीं घूमते हैं। जो K शेल है, जैसा कि ये फर्स्ट शेल है, तो ये न्यूक्लियस से सबसे करीब होगा, और जैसे कि N शेल की बात करूं, न्यूक्लियस से सबसे दूर होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया आपको। नाउ एक चीज उन्होंने और बोली कि जब वो फिक्स शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो एनर्जी लूज नहीं करता। अब हर एक शेल में आप फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही फिल कर सकते हो। सो उसका रूल है 2n²। n इज योर सीक्वेंस ऑफ शेल। तो अगर मुझे पता करना है फर्स्ट शेल यानी कि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो 2 × 1 का स्क्वायर, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन देगा। L शेल सेकेंड शेल है, 2 × 2 का स्क्वायर, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन देगा। M शेल 2 × 3 का स्क्वायर, जो कि 18 इलेक्ट्रॉन देगा। 2 × 3 स्क्वायर इज 9, so 2 9 18। हालांकि हम 18 नहीं भरते हैं पूरा, 8 ही भरते हैं, राइट। सो ये बेसिकली फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। एनर्जी ऑफ दीज लेवल्स, इन एनर्जी जो है इन लेवल्स की इंक्रीज होती है जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सेकंड शेल और फर्स्ट शेल की बात करूं, तो सेकंड शेल की एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब जैसा कि मैंने बोला कि न्यूक्लियस जो है सेंटर ऑफ एटम में प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मतलब कि प्रोटॉन डेफिनेटली अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर घूम रहे हैं। 1932 में जो एक स्टूडेंट थे जेम्स चैडविक, हु वाज अ स्टूडेंट ऑफ अर्नस्ट रदरफोर्ड, उन्होंने एक न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया था जिसका मास नियरली इक्वल था प्रोटॉन के, पर उसमें कोई चार्ज नहीं था। तो इस न्यूट्रल पार्टिकल का नाम उन्होंने न्यूट्रॉन दिया और सिंबल है N। और जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं दोनों प्रेजेंट होते हैं। जब उन्होंने डिस्कवरी की, उनको ये भी चीज पता चली कि जो मास नंबर है एटम का, उसमें सिर्फ प्रोटॉन का कंट्रीब्यूशन नहीं है, न्यूट्रॉन का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका हो गया। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल, सिंबल और उसका चार्ज दिया गया है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब पहले जो है पिक्टोरियल सिंबल्स ऐसे यूज किए गए थे जो कि डेल्टन के द्वारा दिए गए थे, लेकिन ये पूरा बहुत ज्यादा टीडियस टास्क है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, राइट। कि फॉर एग्जांपल मुझे आयरन को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, ये कॉपर, ये लेड के लिए, ये फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर के लिए। तो
तो अभी जो हम मॉडर्न सिंबल यूज करते हैं वो आपका है बर्जीलियस सिस्टम ऑफ सिंबल, जहां पे हम लेटर्स की हेल्प से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स है। अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसमें सिर्फ एक लेटर इन्वॉल्व है तो वो कैपिटल लेटर होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन को कैपिटल H लिखती हूं मैं, राइट? अगर दो लेटर्स इन्वॉल्व है, M कैपिटल होगा, G स्मॉल होगा। कुछ ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि लैटिन नेम से डिराइव किए गए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सोडियम। सोडियम जो है वो डिराइव किया गया है फ्रॉम नेट्रियम, तो उसका सिंबल है Ne। वरना ऐसे दिमाग में आता है कि मैम सोडियम है तो SO होना चाहिए, नहीं। फॉस्फोरस कैपिटल P। तो ये सिंबल ऑफ एलिमेंट्स है। हर एक एलिमेंट जो है वो यूनिक है। कोई भी आप ऐसा दो एलिमेंट नहीं पाओगे जिसका सिंबल सेम है, करेक्ट? तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो आपको आना चाहिए सिंबल। बेरियम Ba, बोरॉन ये ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट। अब देखो कोबाल्ट को C कैपिटल O स्मॉल लिखना, दोनों कैपिटल लिखोगे तो ये गलत है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया ये, ठीक है, करेक्ट? चलिए अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है एटॉमिक वर्सेस मास नंबर। एलिमेंट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सिंबल के बारे में। हर एक एलिमेंट में ना फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है? उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सिंबल है एलिमेंट का, तो यहां पे नीचे एटॉमिक नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल Z से हम डिनोट करते हैं, मास नंबर को A से डिनोट करते हैं। जो नीचे वैल्यू आती है 12 वो एटॉमिक नंबर है। जो मास नंबर है ऊपर आता है सुपरस्क्रिप्ट में 24, जो कि आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, राइट? जैसे कि कार्बन, नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर। तो ये एटॉमिक नंबर 6 क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है? और ये जो 12 है ये क्या है? मास नंबर है, विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है? अब हर एक एलिमेंट में जैसा मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड उसका एटॉमिक नंबर होता है, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, 1 to 20 आपको आना चाहिए। इसका शॉर्ट चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इससे जो हमें नेक्स्ट चीज पढ़नी है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स। अब हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2n² रूल जो मैंने आपको बोर-ब्यूरी थ्योरी में बताया था, राइट? जैसे कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है ना? अब एटॉमिक नंबर 12 है मतलब कि प्रोटॉन्स का नंबर 12 होगा, राइट? न्यूट्रल है मतलब जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या मैं लिख सकती हूँ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 12 है। तो अब मुझे इलेक्ट्रॉन का नंबर मिल गया और मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, टोटल 12 है, 2 आपने फिल कर दिया, 9 बचे। सेकेंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 होती है, 12 है, 10 आपने फिल कर दिया ना, 2 + 8 10, कितने बचे? 2। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, करेक्ट? अब ये जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं और ये जनरली जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, जो मैं आपको एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर में पढ़ाऊंगी। एक और एग्जाम्पल, सोडियम 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन 11, न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। अब ये एक चीज लिखी हुई है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस तरीके से कंबाइन करेगा। अब सरल साफ भाषा में आप समझ लो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर एटम ऑफ एलिमेंट लूज या गेन करेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करोगे? मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होगा। हाइड्रोजन हीलियम के केस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ड्यूप्लेट रूल फॉलो होता है तो वो स्टेबल हो जाएगा। वैलेंसी कभी भी चार्ज नहीं होती। अब फॉर एग्जांपल सोडियम को आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। वैलेंसी का तो अभी डेफिनेशन मैंने वही बताया ना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 1। तो मतलब कि सोडियम की
वैलेंसी 1 हुई, करेक्ट। चार्ज नहीं होता कभी भी। मैग्नीशियम को अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, है ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे तो 2,8 हो गया, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हो गई 2। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में टेबल पूरा दिया हुआ है, आपको पूरा रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, ये टेबल वहीं से मैंने लिया है। नेक्स्ट आपका है आइसोटोप्स वर्सेस आइसोबार्स। आइसोटोप्स होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, जिनका क्या होता है सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13, C14। एटॉमिक नंबर नीचे से हम देखते हैं ना, तो तीनों को देखो एटॉमिक नंबर सेम है, तीनों कार्बन ही है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है, सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट मास नंबर, तो ये आइसोटोप्स कहलाता है। आइसोबार क्या कहलाता है, एटम्स ऑफ एलिमेंट जिनका सेम मास नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे कि आप ले लो आर्गन और कैल्शियम, दोनों का मास नंबर सेम है विच इज 40, एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, ये आई होप समझ में आ गया। जो लास्ट आपका टॉपिक है दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, सो एवरेज एटॉमिक मास बेसिकली अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है जो कि जिसके आइसोटोप्स हैं, तो जब उसका बेसिकली जब हम एटम का मास कैलकुलेट करते हैं, एटम ऑफ एन एलिमेंट, तो वो एटॉमिक मास कहलाता है। अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट आइसोटोप के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उस पर्टिकुलर केस में हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। जितने उसके आइसोटोप्स है तीनों को ऐड करोगे, या चारों जितने भी हैं, 2 हैं 3 हैं 4 हैं, जितने हैं उनको ऐड करोगे, तो जो आपको एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है दैट इज क्लोरीन, तो क्लोरीन 35 भी होता है, क्लोरीन 35 और 37। आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये इसका मास हो गया, इसका परसेंटेज अबंडेंस क्लोरीन 35 का 75% होता है, तो 75% मतलब डिवाइडेड बाय 100 प्लस 37 क्लोरीन, उसका परसेंटेज अबंडेंस 25 होता है, तो 25 बाय 100, तो ऐड करोगे तो 35.5 यू आएगा। यू जो है वो एसआई यूनिट है जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, एटम्स बहुत छोटे होते हैं तो हम ग्राम किलोग्राम ये यूज नहीं करते, उसके लिए स्पेसिफिक यूनिट है, पहले एएमयू यूज होता था, अब यू यूज होता है। ठीक है, तो ये पूरा था आपका जर्नी इनसाइड द एटम इन जस्ट 20 मिनट्स। ऐसे ही रैपिड रिविजन आपको बाकी 2 चैप्टर्स के भी मिल जाएंगे। सो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑलरेडी। सी यू वेरी वेरी सून विद येट अनदर अमेजिंग सेशन। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। प्लीज कमेंट करना अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा। बाय।